चलिए जी, आगे बढ़ते हैं जी हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटेड टू ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस लेक्चर में हम क्या देख रहे होंगे? दो बातें देख रहे होंगे, दो सिंपल सी चीज़ें। क्या? कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी की बेसिक एग्जांपल जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाई, राइट, उसको दोबारा सॉल्व करेंगे। बट कैसे? एग्जाम अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम तो हमने उसको देखा लॉजिक पर्सपेक्टिव से ना, हमने देखा यार कंसोलिडेशन होती क्या है, कैसे की जाती है, एनसीआई क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हमने, राइट, बेसिक कंस्ट्रक्ट देखा हमने कंसोलिडेशन का। ठीक है ना जी? बट अब हम देखेंगे एग्जाम में उसको कैसे सॉल्व करना है। जाहिर है एग्जाम में उस लॉजिक की के साथ तो सॉल्व नहीं करना। एग्जाम में आपको बच्चों को पढ़ा थोड़ी रहे हैं, आपने तो फौरन फौरन जवाब दे के आना है इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम, राइट? तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कैसे करते हैं सवाल, वो हम सीखेंगे। और फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही पुराना और बहुत ही आसान एग्जाम क्वेश्चन है। याद रखिए, हम रिसेंट 5 सालों में, बल्कि 5 सालों से ज्यादा, विल गो टू अराउंड 7-8 ईयर्स, जितने एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं ना कंसोलिडेशन के, इंशाल्लाह सारे करेंगे। ठीक? ये जो सवाल है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। आपको नजर आ रहा होगा यार क्या ये इतने डेकेड से भी ज्यादा पुराना सवाल जो है वो दे दिया है। ये एज एन एग्जाम्पल हम देखेंगे इंशाल्लाह समर 10 का क्वेश्चन। हम ऐसे समझेंगे कि एज इफ ये हमारे पास एक नोट्स में एग्जाम्पल है, उसके तौर पे देखेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है जी, आइए देखते हैं। ये एज इज मैंने पेज कॉपी पेस्ट कर दिया है पिछले लेक्चर से, क्योंकि ताकि हमें दोबारा दोबारा ना पूरा सवाल पढ़ना पड़े, राइट? सवाल तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने देखा हुआ है कि एक पी थी, एक एस थी, ठीक है ना? और पी ने जो है वो एस की जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट पे कैरी की हुई थी, ठीक है? डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 1 जनवरी इसी साल के शुरू में थी, 2010, ठीक है ना? और डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो नेट एसेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू भी दी हुई थी, और बाकी सारी चीज़ें हमें पता है कि एक 40 का एक्सेस था इन्वेंट्री में, 100 का एक्सेस था इक्विपमेंट में, और वो सारी चीज़ें हमें पता है, राइट? सवाल हमने बड़ी तसल्ली से पढ़ा हुआ है। अब हमने इस सवाल को करना है कि यार एग्जाम में किन स्टेप्स की बेसिस पर सवाल किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को के सवाल को करने के एग्जाम में ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सवाल को तसल्ली से एंड केयरफुली रीड करना, जैसे हमने लास्ट क्लास में इसको किया था। उसके बाद जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो अवेलेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखना। कैसे? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमेशा अपनी आदत बना लें, आप पूरा लिखा करें, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2010, ठीक है ना? और यहां पे वट एवर रुपीज इन मिलियंस हैं, या जो भी है रुपीज इन मिलियंस कह देते हैं। ठीक। सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स में क्या है? सबसे पहले सवाल आप सबके सामने खुला होना चाहिए, पेज 79 आप सबके सामने ओपन होना चाहिए जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे मेरे साथ, बिकॉज मैं तो वापस वापस उस पेज पे नहीं जाऊंगा। मैं इस तरह अगर आगे पीछे करता रहूंगा स्लाइड्स को, तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, राइट? तो मैं तो बार बार उस स्लाइड पर नहीं जाऊंगा। आपके सामने खुला होना चाहिए, सबके सामने सवाल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1000 + 800, ये वो अप्रोच है जिससे मैंने इसको एग्जाम में करना है। फिर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन एस, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ ऐसा ही है, मैं उसको यहां नहीं लिखूंगा, मैं इसको सीधा लिखूंगा वर्किंग वन, गुडविल में। इन्वेस्टमेंट 800 पर लिख लेते हैं रुपीज इन मिलियंस। ठीक।
अच्छा, क्यों लिखा याद होना चाहिए आपको, पिछले लेक्चर आपको याद होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पिछले लेक्चर में यहां लिखी थी मैंने, लेकिन फिर उसको जीरो भी कर दिया था, किया था या नहीं किया था? तो फिर क्या फायदा, एग्जाम में पहले लिखो फिर काटो, क्या फायदा? जब आपको नजर आ रहा है कि ये सिर्फ इसी सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट है और आपको पहले से पता है इसने जीरो हो जाना है, राइट, तो व्हाई शुड आई राइट इट देयर? अच्छा, फिर मैं एक लाइन छोड़ दूंगा जो कि आप सबको पता है मैं किस लिए छोड़ रहा हूं। लास्ट क्लास से आपको मालूम है यहां पे एक और चीज भी आई थी, उसके लिए मैंने छोड़ दी, और फिर मैं लिखने जा रहा हूं इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में लिख रहा हूं 500 प्लस 200, जो कि उसका बैलेंस लिखा हुआ है इन दी स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन, राइट, दोनों के रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स में। फिर यहां मैं लिखूंगा इक्विटी। इक्विटी में मैं लिख रहा हूं शेयर कैपिटल, राइट, क्या लिख रहा हूं? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में जरा देखिएगा, मैं पेरेंट का 1000 का शेयर कैपिटल यहां लिख रहा हूं, पेरेंट का 1000 का शेयर कैपिटल यहां लिख रहा हूं, बट सब्सिडरी का मैं जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन 300, वो मैं सीधा गुडविल की वर्किंग में लिख दिया जाके। अच्छा, अब इसके लिए भी अगेन, अगर आप पिछले लेक्चर को देखोगे तो वहां पे हमने 1000 का शेयर कैपिटल लिखा था, फिर 300 सब्सिडरी का लिखा था, फिर 300 माइनस किया था या नहीं, राइट, और एंड पर हमारे पास 1000 का पेरेंट का शेयर कैपिटल ही बच गया था, है ना? इसका मतलब है शेयर कैपिटल में सिर्फ पेरेंट का शेयर कैपिटल ही नजर आएगा, सब्सिडरी का नजर ही नहीं आएगा। अच्छा, वो क्यों नजर नहीं आएगा? उसकी लॉजिक मैं पिछले दफा अर्ज कर चुका, वो असल में नजर आ रहा होता है, बाद में वो कटता है। क्या ख्याल है ना? वो 300 मैंने सीधा उठाया और लिख दिया गुडविल की वर्किंग में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स, नेक्स्ट यही है ना, नेक्स्ट बैलेंस क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मैं लिखता हूं वर्किंग टू में, इसकी मैं करता हूं वर्किंग, ठीक, वर्किंग टू रिटेन्ड अर्निंग्स। आपको ना ये इसका इंशाल्लाह एक तो मैं अभी आपसे कह दूंगा इसका रट्टा लगाने के लिए इन वर्किंग्स का और इनके फॉर्मेट्स का, बट इंशाल्लाह बाय द टाइम वी कंक्लूड कंसोलिडेशन आपने इतने सवाल कर लिए होंगे कि आपको इन सारी वर्किंग्स और इनके फॉर्मेट्स के रट्टे लग जाएंगे। वर्किंग टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? पेरेंट एट ईयर एंड, पेरेंट का नाम है पी एट ईयर एंड। नाउ व्हाट इज पी एट ईयर एंड? पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स एट ईयर एंड क्या है जी? पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स एट ईयर एंड सवाल में दी हुई है 700, राइट। साथ आप लिख लीजिए एस एट ईयर एंड, सब्सिडरी एट ईयर एंड, वो दी हुई है सवाल में 400। अच्छा, अगर आप इसी सवाल को जब हमने पहले सॉल्व किया था वो याद करो, तो हमने रिटेन्ड अर्निंग को 700 जमा 400 किया था शुरू में, ऐसे ही है। अगर याद नहीं आ रहा तो अपनी कॉपियों में वो वर्जन खोल के देख लो, अभी पिछले लेक्चर की तो बात है, खोल के देख लो, 700 जमा 400 किया था। यहां वर्किंग में भी यही कर रहा हूं, 700 जमा 400। बेसिकली अगर मैं यहां इसका सम कर दूं तो क्या बनेगा? 1100, है ना? वही कर रहा हूं, थोड़ा सा जरा डिफरेंट तरीके से किया है, एक थोड़ा सा अंदर करके लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा बाहर करके लिखा हुआ है। विल फाइंड आउट वाई, ठीक है, हम देख लेंगे क्यों, बट किया वही है 700 जमा 400, ठीक है, थोड़े से एक स्टाइल से किया, स्टाइल की रीजन भी समझ लेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग 700 जमा 400 वो वर्किंग टू में कैलकुलेट होगी, ठीक है जी। रिटेन्ड अर्निंग के बाद इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट बन जाएगा। फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ऐसे ही है।
नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी वर्किंग में कैलकुलेट करते हैं। किस में कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग में। ऑल्दो ये इस सवाल में तो एनसीआई बनाना इज वेरी वेरी इजी, 2 नंबर लिखते हैं और एनसीआई बन जाता है, बट कुछ क्वेश्चंस में बहुत मुश्किल होता है, तो हम तो तरीका सीख रहे हैं ना, तो वर्किंग में कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग 3 एनसीआई। वर्किंग 3 एनसीआई, ठीक। और हमें पता है एनसीआई आएगा, बट अभी उसका कोई नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक। फिर आपको पता है आपके पास बनती है टोटल इक्विटी, और टोटल इक्विटी के नीचे आती हैं लाइबिलिटीज, ऐसे ही है। और लाइबिलिटीज में हमारे पास लाइबिलिटी का बैलेंस दिया हुआ है सवाल में, विच इज 600 प्लस 300, ऐसे ही है। वो लिख लिया मैंने। तो मैंने क्या किया है, मैंने वही स्टेप जो लाइन बाय लाइन एडिशन का होता था वही परफॉर्म किया इफेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि उस स्टेप को कोई वायलेट कर दिया मैंने ना, वही किया, बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से। जो जो चीजें मुझे समझ आती हैं कि यार ये बाद में मैंने वर्किंग में लिख ही लेनी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन वगैरह, जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह, ठीक है ना। जो जो चीजें मुझे समझ आती हैं जो मैंने बाद में कहीं ना कहीं वर्किंग में लिखनी है, मैंने उसको वर्किंग के अंदर डाल दिया, ठीक। यहां पर आप करेंगे 1 मिनट का पॉज, और गौर गौर से जो आपकी कॉपी के सफ़े हैं, कितने सफ़े हैं? 4 सफ़े हैं आपकी कॉपी के। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। इन 4 सफ़ों को गौर गौर से देखेंगे और उसको मैच करेंगे अपने पिछले सवाल से। जाहिर है जो हमने इसी सवाल को पहले सॉल्व किया, जाहिर है जवाब कोई डिफरेंट तो नहीं आएगा, बैलेंस शीट तो वही नजर आएगी दोनों की, बट अब ज्यादा मेथोडिकल अप्रोच से हम चलेंगे, वर्किंग्स बेस्ड अप्रोच से चलेंगे, एग्जाम वाली अप्रोच से चल रहे होंगे, राइट। सो 1 मिनट का पॉज करेंगे और जरा उसको कंपेयर करेंगे सब लोग प्लीज। आई होप आप सबने देखा है, एंड इट्स क्वाइट सिंपल। हमारे पास 3 वर्किंग्स हैं, हमने कुछ डेटा उसमें पॉपुलेट करना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। हावेवर 2 चीजें आपको बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए। क्लियर क्या पता होना चाहिए? क्लियर ये पता होना चाहिए कि यार हमने इस दफा जब ये सवाल किया तो हमने इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में नहीं लिखा, डायरेक्ट गुडविल में लिखा। अच्छा, वाई? इन्वेस्टमेंट इज अ डेबिट बैलेंस, राइट? इन्वेस्टमेंट इज अ व्हाट? इट इज अ डेबिट बैलेंस। हमने उसको डायरेक्ट गुडविल में लिखा है। पता है क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुडविल को डेबिट करता है। इन्वेस्टमेंट क्या करता है? गुडविल को डेबिट करता है, गुडविल को बढ़ाता है। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी गुडविल बढ़ी आएगी। जैसे हमें पता है इस सवाल में गुडविल 245 आएगी, राइट, क्योंकि हमने पहले सवाल सॉल्व किया हुआ है। अगर 800 की जगह 1000 की इन्वेस्टमेंट होगी तो गुडविल और बढ़ी आएगी, हाँ या ना? ऐसे ही है ना। इन्वेस्टमेंट क्या करता है? गुडविल को डेबिट। शेयर कैपिटल एक क्रेडिट बैलेंस है या नहीं? हमने शेयर कैपिटल को डायरेक्टली यहां लिख दिया। अच्छा, क्या शेयर कैपिटल वाकई गुडविल को क्रेडिट करता है? क्या शेयर कैपिटल गुडविल को कम करता है? अब हमें पता है इस सवाल में गुडविल 245 है, राइट। बट अगर शेयर कैपिटल की वैल्यू ज्यादा होती, शेयर कैपिटल की वैल्यू ज्यादा होती तो क्या गुडविल कम हो जाती? यस। हमने वी रिमेंबर द कंपटीशन फ्रॉम और लास्ट क्लास, हम माइनस करते हैं ये शेयर कैपिटल और इसमें और जो चीजें ऐड होती हैं उसका सम करके, राइट। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। यहां पर जब इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली लिखा तो हम एक डेबिट बैलेंस उठा के डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुडविल को वाकई बढ़ाता है, इट डेबिट्स गुडविल। एंट्री होती है क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट गुडविल, राइट, इट डेबिट्स गुडविल। और शेयर कैपिटल वाकई गुडविल को कम करता है, एंट्री होती है डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट गुडविल, राइट। सो वाकई हमने क्रेडिट बैलेंस उठा के यहां लिख दिया। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है ना, शुड बी वेरी वेरी क्लियर। सो लीजिए जी, हमने पहले अपना स्टेप कर लिया। हमने जो अवेलेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन, उसको लाइन बाय लाइन लिख लिया सारा अपने पास। अब है तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है? जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उनके जर्नल्स कर लिए जाएं। और वो जर्नल्स कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ब्रेन में किए जा रहे होते हैं। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनके जर्नल्स कर लिए जाएं। जरा गौर से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं कि जी 1 जनवरी लिखा है, ऑन 1 जनवरी P acquired 75% शेयर कैपिटल ऑफ S एट अ कॉस्ट ऑफ 800। ठीक है जी, ये तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ S एट द टाइम was the same as their book value except for inventory and equipment having 40 and 100 access over their book values respectively। ठीक, हमें मालूम है कि हमने नेट एसेट्स फेयर वैल्यू पे लेने हैं। इसका मतलब है जो पीपीई की फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट है और जो इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट है उसकी हमने एंट्री करनी है। उसकी एंट्री देखिएगा क्या होगी। पीपी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एंट्री होगी डेबिट पीपी 100 से, डेबिट पीपी 100 से, और साथ क्रेडिट गुडविल 100 से, क्रेडिट गुडविल 100 से। क्यों मैं कह रहा हूं क्रेडिट गुडविल? पहले लॉजिक बता चुका कि यार ये शेयर कैपिटल होता है तो ये गुडविल को कम ही करता है ना, क्रेडिट करता है, कम करता है गुडविल को। जो चीज कम करती है वो क्रेडिट ही कर रही होती है गुडविल को। तो डेबिट पीपी क्रेडिट गुडविल। अच्छा, इसी तरह इन्वेंट्री, डेबिट इन्वेंट्री 40 से, क्रेडिट गुडविल 40 से। देख रहे, पेज 1 पे लिखा फिर पेज 2 पे लिखा। और ये जो पेजेस में फ्लिप करना है ना, जैसे मैं फ्लिप कर रहा हूं ऐसे ही आप अपनी कॉपियों पे भी फ्लिप करेंगे, और ऐसे ही आप अपने एग्जाम में भी फ्लिप करेंगे। क्योंकि एग्जाम में कोई बोर्ड थोड़ी होता है आपके पास लिखने के लिए। एग्जाम में तो सफ़े होते हैं उतनी उतनी साइज के जितने तकरीबन मेरी स्लाइड है, ये जितनी तकरीबन आपकी कापी है। छोटा सफ़ा होता है हमारे एग्जाम का, सफ़ा पेपर इतना बड़ा नहीं होता, राइट। यही साइज होगा पेज का, पेज 1 2 3 4 आपको फ्लिप करना पड़ेगा। सफ़ा नंबर 1 पे 40 इन्वेंट्री में ऐड किया, सफ़ा नंबर 2 में 40 गुडविल में क्रेडिट किया। आई होप ये दोनों एडजस्टमेंट्स आपको समझ आएंगे, राइट। फिर मैं एक और एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं, और से देखिएगा बिल्कुल हमातनगोश होके। पेज नंबर 3 पर रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन, पेज नंबर 3 पर रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेबिट कर रहा हूं। यहां से क्या कर रहा हूं? डेबिट कर रहा हूं। रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन माइनस कर रहा हूं। अब रिटेन्ड अर्निंग के अंदर से अगर कोई चीज माइनस हो रही होगी तो वो डेबिट हो रही होगी। इसका मतलब है मुझे इसको कहीं क्रेडिट करना है। यहां से डेबिट किया है तो कहीं क्रेडिट करना है ना, फौरन जेन में आना चाहिए। यहां पर रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन 300 क्रेडिट। और इसकी लॉजिक हम पिछले, लॉजिकली सारे सॉल्यूशन को हम पिछले क्लास में देख चुके, राइट। इसीलिए मैं पहले लॉजिक के साथ बता देता हूं ताकि बाद में जब हम एग्जाम की मेथोडिकल 1 टक 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 टक, मैं इसको बोलता हूं टक टक अप्रोच, आप एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट,
जब चल रहे होते हैं तो फिर आपका जहन जो है ना वो ऑटोमेटिकली लॉजिक्स पहले से समझ आई हो आपको। तो डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट गुडविल। अच्छा, अब आप, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, चीजों की लॉजिक जरूर समझते हैं, जरूर समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक बैट्समैन को पता होना चाहिए कि यार शॉर्ट पिच बॉल है तो मुझे बैक फुट पे जाना है, और थोड़ी सी ओवर पिच बॉल है तो मुझे फ्रंट फुट पे जाना है। ये लॉजिक है, राइट? ये एक उसकी कॉन्सेप्ट है। बट जब बॉल पड़ता है ना, और 140 150 किलोमीटर पर आवर का बॉल पड़ता है, तेज बॉलर बॉल कर रहा होता है, तो बैट्समैन उस वक्त अपने कॉन्सेप्ट से नहीं चल रहा होता। उस वक्त वो पहले बॉल जब आ रहा होता है तो स्प्लिट सेकंड में वो ये नहीं सोचता कि यार ये बॉल शॉर्ट पिच्ड है, तो शॉर्ट पिच के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि बैक फुट पे जाओ और फिर वो बैक फुट पे जाए और फिर वो खेले। नहीं, इतनी देर में टाइम निकल जाता है। फिर वो इंस्टिंक्ट से चलता है, ठक, वो बॉल आया, उसने, उसको पता है बैक बैक फुट पे जाना, बस चले गए बैक फुट पे सीधे। आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आप पहले समझो, लेकिन उसके बाद फिर मेरी वाले तरीके पे आ जाओ। जैसे अब मैं हूं, मैं सवाल कोई करता हूं तो मैं डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करता चला जाता हूं, राइट? बिकॉज एग्जाम में बैठ के मैंने सवाल सॉल्व करना है। पहले कॉन्सेप्ट से समझते हैं चीजों को, उसके बाद एक मेथोडिकल अप्रोच बना लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, राइट? सो मैंने क्या किया, मैंने डेबिट किया रिटेन अर्निंग्स, राइट, और मैंने क्रेडिट किया गुडविल। जबरदस्त हो गया काम। यहां पर मैं इसका सब टोटल बना लेता हूं। क्या सब टोटल बन रहा है जी? सब टोटल बन रहा है 740, है ना? एक और जर्नल करने जा रहा हूं, देखिएगा। और 740 को नेगेटिव लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये सारे क्रेडिट्स थे और ये वाला बैलेंस डेबिट था, ऐसे ही है ना? ये वाले जितनी भी एंट्री हुई ये सारी क्रेडिट 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 होती नहीं है, तो नेगेटिव लिख दिया ऑपोजिट साइन के साथ। ठीक, एक और लिखने जा रहा हूं जी, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसको एनसीआई भी बोलते हैं, एट 25%। एनसीआई एट 25%। और जर्नल क्या करने जा रहा हूं, देखना जरा सबने, जर्नल क्या करने जा रहा हूं, जर्नल करने जा रहा हूं जी 185 गुडविल में ऐड, गुडविल में ऐड, तो डेबिट गुडविल, हाँ या ना? ऐड ही हुआ ना गुडविल में, तो डेबिट हो गई गुडविल। अब मैंने डेबिट कर दिया, इसका मतलब आई हैव टू क्रेडिट इट समवेयर, हाँ या ना? दिस इज द थिंग दैट आई नो। सो मैं चला जाऊंगा एनसीआई में और वहां लिखूंगा इनिशियल वैल्यू, शुरू में जब रिकॉर्ड की तो तब क्या वैल्यू थी, और लिखूंगा वर्किंग वन में बनी हुई है। एग्जामिनर को कहूंगा जाके वहां देख ले, मैं नहीं यहां बना के बता रहा दोबारा से। 185। और एनसीआई जो है मुझे पता है ये क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है, हाँ या ना? पेज नंबर 1 पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे एनसीआई को कहां लिखा हुआ है? इक्विटी में। तो अगर एनसीआई में ऐड हुआ इसका मतलब क्रेडिट हुआ, तो 185 डेबिट इन गुडविल, क्रेडिट एनसीआई, हो गया डेबिट क्रेडिट फिर से। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। उससे आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है द रिमेनिंग लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एट एक्विजिशन डेट वाज 5 years, whereas the said inventory was sold by S during 2010। तो इक्विपमेंट की जिंदगी पीछे 5 साल रहती थी, इसका मतलब है डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज है। और डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज कितने से है? वो है 100/5 × 1। अभी तक 1 साल गुजरा ना एक्विजिशन को हुए। क्या ख्याल है? तो वो बन जाती है 20 की डेप्रीसिएशन। अब 20 की डेप्रीसिएशन से मुराद डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, 20 की डेप्रीसिएशन से मुराद डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, ऐसा ही है। When I debit retained earning, I have to credit, I must credit it somewhere.
Where would I credit it? I would credit it in PPE. मैं इसको कहां क्रेडिट करूंगा? PPE में 20 नेगेटिव। देख रहे हैं? अच्छा, अब दूसरे पे चलते हैं। वो इन्वेंट्री सेल हो गई जी। लॉजिक हम पहले पढ़ चुके कि क्या लॉजिक है। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल 40 से बढ़ जाएगा, है ना? इन्वेंट्री सेल हो गई तो डेबिट रिटेन्ड अर्निंग 40 से, वी मस्ट क्रेडिट इट समवेयर। वेयर शुड आई क्रेडिट इट? आई वुड क्रेडिट इट इन इन्वेंट्री 40। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओके फाइन। अब आप जरा एक चीज का गौर करो, एक चीज का आप सबने गौर करना। इस पेज नंबर 3 पे रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग पे मेरे पास एसेंशियली 2 कॉलम्स हैं जो मैंने बना लिए हैं, 2 कॉलम्स, राइट? एक कॉलम बाहर है, आउटर कॉलम कह देते हैं इसे। एक कॉलम अंदर है, इनर कॉलम कह देते हैं इसे। अब मैंने ये जो दोनों एडजस्टमेंट्स की हैं, ये दोनों इनर कॉलम में की हैं। इज दैट राइट? सच है ना ये? है ना? अब मैंने ऐसा क्यों किया होगा? याद रखिए, 2 कॉलम बनाने की रीजन ये होती है कि हम पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स और पेरेंट के प्रॉफिट्स को अलग रखें और सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स और सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को अलग रखें। आउटर कॉलम में मुराद है पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, इनर कॉलम से मुराद है सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग। अगर मुझे एग्जामिनर कोई पेरेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे देते हैं, बहुत से सवाल होते हैं ऐसे, जैसे पेरेंट ने फॉर एग्जांपल कोई डेप्रीसिएशन सही रिकॉर्ड नहीं की, पेरेंट ने किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सही ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई भी चीज ऐसी दे देता तो वो इस आउटर कॉलम में एडजस्ट की जाएगी। हजारों ऐसे सवाल आए हुए हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह वो सवाल। और अगर वो कोई सब्सिडरी से रिलेटेड चीज दे देता है, जैसे सब्सिडरी ने डेप्रीसिएशन सही रिकॉर्ड नहीं की हुई, जैसे सब्सिडरी ने कॉस्ट ऑफ सेल सही रिकॉर्ड नहीं की हुई, जैसे कि सवाल में है, तो हम उसे कहां रिकॉर्ड करते हैं, कहां लिखते हैं? इनर कॉलम। ये आउटर और इनर कॉलम अप्रोच जरूरी इसलिए है कि ये जो रिजल्टिंग वैल्यू बनती है, ये जो रिजल्टिंग वैल्यू बनती है 40 की, ऐसे ही है ना? ये 40 पूरे का पूरा पेरेंट को नहीं दिया जाता, बल्कि यहां एक जर्नल किया जाता है। क्या? -10 डेबिट रिटेन्ड अर्निंग हुआ ना। -10 से यही मुराद है ना, 40 में से 10 गया और 40 का 25% 10 होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई 40 में से 30 पेरेंट का और 10 एनसीआई का, यही पढ़ा ना हमने। 40 का 25% -10 डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट एनसीआई subsequent retained earnings, या subsequent नहीं, इसको कहते हैं post acquisition retained earnings, that is the best name, not subsequent, post acquisition retained earnings। तो हमने 10 माइनस कर दिया रिटेन्ड अर्निंग में से, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यहां पे अगेन डेबिट क्रेडिट की साइंस चल रही है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। जब यहां से डेबिट करते हैं तो पीछे बचता है 30, एंड हेंस ये बनता है 730, है ना? और जब यहां पे क्रेडिट करते हैं तो यहां बनता है 195। ऐसा है या नहीं?
राइट। तो ये दोनों वर्किंग्स टोटल हो गई। और यहां पर अगर हम आकर गुडविल बनाएं तो ये गुडविल भी बनेगी कितनी, 245, जैसे कि हमने पिछली क्लास में इस सवाल में बनाई थी। तो हमारी तमाम वर्किंग्स कंप्लीट हो गई सिर्फ डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट के जोर पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे पीपी 1880 सम कर लिया, सिर्फ गुडविल आएगी यहां पे पीपी के बिल्कुल नीचे, वर्किंग 1 से आ रही है 245, इन्वेंट्री 700, टोटल बना 2825, शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का 1000, रिटेन अर्निंग वर्किंग 2 से 730, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट 1730, एनसीआई 195 वर्किंग 3 से, टोटल इक्विटी 1925, लाइबिलिटीज सम कर लिया 900 एंड टोटल यहां पर भी बन गया 2825। समझे? आई वुड एडवाइज कि यहां पर 5 मिनट पॉज कीजिए और तसल्ली से इस पूरे सवाल को, खसूसन इस थर्ड स्टेप को देखिए। 3 स्टेप्स में सवाल हुआ है। पहला स्टेप रीड करो सवाल जो हम कर चुके थे पहले। दूसरा स्टेप जो अवेलेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डेटा है वो लाइन बाय लाइन लिख दो, जिसके बाद मैंने आपसे कहा यार एक दफा देख लें। तीसरा स्टेप एडजस्टमेंट्स, जिसमें जर्नल्स करने हैं। जर्नल से मुराद डबल एंट्री करनी है, हर चीज डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, जहन चलना ही उस तरीके से चाहिए, ठक ठक डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, दैट्स इट। दैट इज हाउ योर ब्रेन शुड फंक्शन। इस थर्ड स्टेप को डेबिट क्रेडिट हर डेबिट के एसोसिएटेड क्रेडिट को एक दफा तसल्ली से देखें, अपने जहन में डिसाइफर करें, चारों सफे गो थ्रू करें प्लीज। पॉज करें यहां पे। ऑलराइट, सो आई होप आप सबने इसको तसल्ली से देखा है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, एक बात याद रखिएगा अपने जहनों में, जो चीजें हमने अपने सेकंड स्टेप में लिखी थी ना, यानी कि जो भी अवेलेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, जो गिवन स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना, गिवन स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो लिखी हुई है आपके पास, पी और एस की दोनों, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, हमने कहा था लाइन बाय लाइन जो है वो लिख लो। जैसे आपने ये लिखा 1000, 800, 500, 200, 1000, 600, 300, क्या ख्याल है? ये वहीं से डायरेक्ट उठा के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से लिखा था ना स्टेप 2 में। अच्छा, इसी तरह आगे वर्किंग्स में देखूं तो ये 800 वहां से उठा के लिखा था, ये 300 वहां से उठा के लिखा था, ये 300 है ना, डायरेक्ट वहां से उठा के लिखा था। स्टेप 2 के बाद हम ये लिख चुके थे। इसी तरह ये 700 और ये 400 डायरेक्ट वहां से उठा के लिखा था। अगर आप थोड़ा सा रिकैप करो कि यार स्टेप 2 के बाद हम क्या क्या कुछ लिख चुके थे ऑलरेडी, तो ये 700, 400, 800, 300 और बाकी नंबर जो मैंने अंडरलाइन किए सारे हम लिख चुके थे। अब अगर किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आता है ना कि यार ये जो स्टेप 2 में हमने सारी नंबर्स लिखे हैं, इनकी डबल एंट्री क्या हुई है, ये भी तो सवाल आ सकता है ना, और आता है बच्चों के जहन में कि यार ये जो 1000, 800, 500, 200, 1000, 600, 300 और आगे वर्किंग्स में नंबर्स लिखे थे स्टेप 2 के दौरान, इनकी डबल एंट्री क्या हुई थी। आ सकता है ना सवाल। जवाब, इनकी डबल एंट्री तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस देख लें दोनों कंपनीज की, पेज 79 आपके सामने खुला हुआ है, इनकी डबल एंट्रीज तो हुई हुई ऑलरेडी। आप पेरेंट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें पी की, वो बैलेंस्ड है या नहीं है, एसेट और लायबिलिटी साइड बैलेंस्ड है या नहीं, डेबिट्स और क्रेडिट्स बैलेंस्ड है या नहीं, बिल्कुल है। अगर आप सारे डेबिट्स डेबिट्स में लिख देंगे, क्रेडिट क्रेडिट में लिख देंगे, तो डबल एंट्री हो गई। समझ रहे हैं?
इसी तरह एस की दोनों साइड्स बैलेंस है, आप उसके डेबिट्स में लिख दें और इसके क्रेडिट्स में लिख दें तो डबल एंट्री हो गई। तो अगर आप कभी भी किसी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उठा के कॉपी करते हैं या एक से ज्यादा कंपनीज की उठा के कॉपी करते हैं, तो आपको डेबिट या क्रेडिट का ध्यान रखने की, सॉरी, डबल एंट्री पूरी हो रही है या नहीं हो रही इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। डेबिट्स और क्रेडिट्स का ध्यान रखने की तो जरूरत होती है ऑब्वियसली, कि डेबिट को डेबिट में लिखना है और क्रेडिट को क्रेडिट में नहीं, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखना है, राइट? कोई वाइस वर्सा नहीं कर देना। बट डबल एंट्री का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज बैलेंस शीट बैलेंस होती है, और वो बैलेंस होती ही तब है जब किसी ने डबल एंट्रीज ऑलरेडी की हों। ऐसे ही है ना? तभी तो दो साइड्स, डबल एंट्री, दो साइड्स बैलेंस होती हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। आई होप ये बात आपको 100% क्लियर है। तो जी, ये जो मेथोडिकल अप्रोच है, स्टेप 1 2 3, ये ऐसे नहीं समझ आती जब तक इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस ना कर लो। मतलब कम से कम क्लास के अंदर कोई 12-15 सवाल, और कम से कम खुद से बच्चों ने कोई 5-10 सवाल, यानी कि टोटल को 20-25 सवाल किए हों और हर लेवल ऑफ डिफिकल्टी के किए हों, तब इसकी सही समझ आती है। ठीक है, तो आइए उस प्रैक्टिस का आगाज करते हैं और स्लोली स्लोली हम उस प्रैक्टिस के लेवल को डिफिकल्ट करते जाएंगे। ये समर 10 का क्वेश्चन है जी, ये समर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आप सबके पास पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ शेयर किए हुए हैं पास्ट पेपर्स। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द इनिशियल पैक, जब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर होते हैं तो जो इनिशियल पैक आपको मिलता है उसमें आपके पास ये पास्ट पेपर्स मौजूद है। ठीक, उसमें समर 10 का बहुत ही पुराना पेपर है, उसका क्वेश्चन 1 है। दरख्वास्त मेरी आपसे ये कि यहाँ पे आप इसको करें पॉज और 5 मिनट लगा के उस सवाल को पढ़िए पूरा। ठीक है जी? चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने सवाल पढ़ लिया अच्छी तरीके से। सवाल क्या है, क्विकली हम इकट्ठे भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि सवाल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारी कैसे प्रैक्टिस में ये सवाल जो है मदद कर सकता है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, ये कोई हम एज एन एग्जाम क्वेश्चन लेके नहीं चल रहे, जैसे एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। कहते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दोनों स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ऑफ पेरेंट लिमिटेड, सब्सिडरी लिमिटेड एंड JCEL, एक और एंटिटी है, एक और जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी लिमिटेड, फॉर द ईयर 2009। ठीक है, द 31 दिसंबर 2009। 3 एंटिटीज की स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी गई हैं, PL, SL, JCEL। ठीक, उसमें अगर मुआयना किया जाए उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो PPE मौजूद है, इन्वेस्टमेंट इन SL मौजूद है, किसमें? PL की फाइनेंशियल्स में, जिससे पता ही चलता है कि PL की SL में इन्वेस्टमेंट है। ठीक, और वो नजर आ रही है एट कॉस्ट, जो कि गलत नहीं है, जो कि हमें मालूम है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IS 27 जो 3 ऑप्शंस देता है उसमें से एक ऑप्शन एट कॉस्ट भी है, ऐसे ही है ना? इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन JCEL भी मौजूद है, इसका मतलब PL की JCEL में भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक, वो भी नजर आ रही है एट कॉस्ट। ठीक है, देख लेते हैं। फिर कहता है करंट एसेट्स, जिसमें स्टॉक है यानी कि इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। इक्विटी लाइबिलिटी साइड के ऊपर इक्विटी में कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, लोन्स हैं और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी, ये है उसकी कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2009। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी जायजा ले लेते हैं। कहता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है उसकी फॉर दैट ईयर वो ये है, उसमें सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस है, अदर इनकम है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, टैक्सेशन है और नेट प्रॉफिट। ठीक, कहता है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कहता है PL owns 80% इक्विटी ऑफ SL which was acquired on 1 जनवरी 2009। सो एक छोटी सी चीज जो मैप आपके ब्रेन में भी ड्रॉ हो सकता है,
ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल, अगर मुश्किल मैप नहीं है ना तो पेपर पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, ब्रेन में भी ड्रॉ हो सकता है और पेपर पे ऑब्वियसली ड्रॉ हो सकता है। पीएल के नीचे है एसएल, और एसएल में है हमारी 80% होल्डिंग, जिसका मतलब क्या है कि एसएल हमारी क्या है, सब्सिडरी है। और किस डेट पे सब्सिडरी बनी थी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2009, जो कि आज से कितना अरसा पहले है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर। बैलेंस शीट डेट से 1 ईयर अगो ये बात हुई थी। ठीक, कहता है सो पीएल ओन्स 80% इक्विटी ऑफ एसएल, ठीक है फाइन। कहता है जेसीईएल इज अ जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। अब अगर कोई यूजुअली अगर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी हो, अगर कोई कंपनी हो, बिकॉज जेसीईएल इज अ कंपनी, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी लिमिटेड नाम है इसका, कंपनी है, और किसी कंपनी में आपका जॉइंट कंट्रोल हो तो वो आम तौर पर आपकी क्या होती है, सवाल में इसके अलावा और कोई डेटा नहीं है इस पे, राइट, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो वो आम तौर पर आपकी क्या होती है, वो आम तौर पर आपका जॉइंट वेंचर होता है, जेवी होता है, राइट। अगर किसी कंपनी में आपका जॉइंट कंट्रोल है तो आम तौर पर वो आपका जॉइंट वेंचर होगा, जेवी होगा, बात पढ़ाई हुई है मैंने आपको, राइट। तो जो दूसरा है वो है जेसीईएल नाम है उस कंपनी का, और वो उसमें आपका 50% स्टेक है और वो आपका जेवी है, ठीक है ना। अब ये स्टेक कब लिया था आपने, कहता है सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से जेसीईएल बना है तब से आपके पास ये स्टेक है। तो डेट नहीं लिखी हुई, बस लिखा हुआ है सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये जेसीईएल वजूद में आया तब से आपका इसमें होल्डिंग है, ठीक है। सो कितने ईयर्स हो गए, नॉट नोन, नंबर ऑफ ईयर्स आर नॉट नोन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप अगर ये सोचो कि यार जेवी की अकाउंटिंग क्या हमने पहले पढ़ी हुई है, तो यस बिल्कुल पढ़ी हुई है। हमें मालूम है कि एसोसिएट्स और जेवीज की सेम अकाउंटिंग होती है, एग्जैक्टली सेम, और दोनों के लिए इक्विटी अकाउंटिंग होती है। सो हम वही इक्विटी अकाउंटिंग इस सवाल में लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक, ओके, ये भी क्लियर होगी। सो एक सब्सिडरी है, एक उसका जेवी है, एसोसिएट को जेवी को, है तो दो अलग चीजें बट अकाउंटिंग दोनों की सेम होती है, एक जेवी है एक सब्सिडरी है, ठीक, फाइन, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन the book values of all assets of SL were approximately equal to their fair values except for the following। तो ये जो सेकंड नंबर बुलेट है, इसमें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन का जिक्र है, ऐसे ही है। अब ये जिक्र क्यों है, इस जिक्र का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है, हम सब ने पढ़ लिया कि भाई सब्सिडरी की डे 1 पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उनकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए बताया हुआ। सो दिस इज़ मैंडेटरी। तो वो कहता है बाकी सब की तो बुक वैल्यूज़ और फेयर वैल्यूज़ सेम थी, एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स, वन वाज इक्विपमेंट, द अदर वाज इन्वेंट्री। इक्विपमेंट में जो फर्क था वो 3 मिलियन पॉजिटिव का था, ये फर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखना, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों साइड्स पे हो सकता है। और इन्वेंट्री में भी 2 मिलियन पॉजिटिव का फर्क था, ठीक है, देख लिया आपने, फाइन। कहता है द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट ऑन ऑफ द अबव इक्विपमेंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 3 years, ठीक, एंड द इंटायर इन्वेंट्री एक्वायर्ड प्रायर टू एक्विजिशन वाज सोल्ड ड्यूरिंग दोज आर नो। तो ये आप सबको पता है, ये भी मैंने आपको करवाया है कि जी जो फेयर वैल्यू का फर्क है, ठीक है फाइन, बट बाद में आफ्टर एक्विजिशन उसका क्या करना है, आफ्टर एक्विजिशन इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा और इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ सेल का इफेक्ट आएगा। ये हमने पहले भी बात पढ़ी है, वो इस सवाल में भी टेस्ट हो रही है, फाइन, दैट इज इजी, नॉट अ बिग डील। फिर कहता है जेसीईएल मेजर्स इन्वेंट्री
using the weighted average method, whereas PL uses the FIFO method. अब एक बात याद रखिएगा, कंसोलिडेशन पढ़ाने का मेरा तरीका ये है कि मैं वो कॉन्सेप्ट्स जो सवालों के अंदर टेस्ट हुए होते हैं उनको सवालों के साथ ही पढ़ा देता हूं, और वो जो आज तक टेस्ट नहीं हुए होते फिर उस पर अपनी एग्जांपल्स दे दे के पढ़ाता हूं। ठीक, ये कंसोलिडेशन का IFRS 10 का एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? IFRS 10 का ये प्रिंसिपल है कि पेरेंट और उसके नीचे जितनी एंटिटीज होती हैं, पेरेंट, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट एटसेट्रा, उन सब की अकाउंटिंग पॉलिसीज उनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो अलग अलग हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि JCEL की इन्वेंट्री जो है वो वेटेड एवरेज मेथड पे बनी हुई है और PL जो है वो FIFO मेथड इस्तेमाल करता है। स्टैंडर्ड्स कहते हैं बिल्कुल ऐसा हो सकता है, नॉट अ बिग डील, अपनी अपनी फाइनेंशियल्स में। हाउएवर, जब बारी आएगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या इक्विटी अकाउंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जब इनकी इक्विटी अकाउंटिंग होगी या कंसोलिडेशन होगी, तो स्टैंडर्ड कहता है कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज इस्तेमाल करनी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी सब लगाएंगे। बात समझ आई? अब वो सेम पॉलिसी FIFO भी हो सकती है, वो सेम पॉलिसी वेटेड एवरेज भी हो सकती है, बट एग्जाम में हम जनरली ये रूल लगाते हैं, एग्जाम में और रियल लाइफ में भी वैसे, कि जनरली जो पेरेंट की पॉलिसी है हम कहते हैं सबको वही लगानी चाहिए। तो बात मैंने क्या कही, मैं रिपीट करता हूं, अपनी अपनी फाइनेंशियल में तो कोई जो मर्जी पॉलिसियां लगाए, स्टैंडर्ड कहता है बिल्कुल ठीक है, अपनी मर्जी है, वेटेड एवरेज भी अलाउड है, FIFO भी अलाउड है, जरूर लगाएं। बट जब कंसोलिडेटेड या इक्विटी अकाउंटेड फाइनेंशियल्स होंगी तो उसमें यूनिफॉर्म पॉलिसी लगानी पड़ेगी, और वो यूनिफॉर्म पॉलिसी आमतौर पर हम कहते हैं पेरेंट की पॉलिसी होगी। तो अब आपको बुलेट नंबर 3 में इशू नजर आया होगा कि इशू क्या है। बुलेट नंबर 3 में इशू ये है कि JCEL वेटेड एवरेज पे इन्वेंट्री को मेजर कर रहा है और PL FIFO पे कर रहा है। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में बर्दाश्त नहीं हो सकता। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में JCEL की इन्वेंट्री भी FIFO पे मेजर करनी पड़ेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता है ऑन 31 दिसंबर 2008 यानी कि साल के स्टार्ट पर द कॉस्ट ऑफ JCEL's इन्वेंट्री यूजिंग आइदर मेथड was approximately the same, यानी कि साल के स्टार्ट पर तो आप JCEL की इन्वेंट्री में जिस मर्जी मेथड को लगाओ जवाब सेम आता है, अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। लेकिन ईयर एंड पे, हाउएवर ऑन 31 दिसंबर 2009 ईयर एंड पर आप उसकी इन्वेंट्री अगर FIFO के जरिए निकालो तो 14 मिलियन बनती है। अभी उसने किसके जरिए निकाली हुई है? वेटेड एवरेज के जरिए, ऐसा ही है ना। और अगर उसकी बैलेंस शीट आप खोल के देखो, ये उसकी बैलेंस शीट है, तो जो उसने वेटेड एवरेज के जरिए निकाली है वो 16 मिलियन बनती है, ऐसे ही है। सही कह रहा हूं या नहीं? जो उसने वेटेड एवरेज के जरिए निकाली है वो 16 बनती है। हाउएवर अगर वो FIFO के जरिए निकाले तो 14 बनती है, जो कि उसने बता दिया एग्जामिनर ने। इसका मतलब हमें किसके जरिए निकालनी पड़ेगी? FIFO के जरिए। इसका मतलब हमें उसकी इन्वेंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना जी? ओके फाइन, कर लेंगे एडजस्ट, कोई ऐसा मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं PL sells goods
at cost plus 25%. During 2009, invoices raised by PL against sales made to SL and JCEL amounted to rupees 10 million and 20 million respectively. तो पीएल साहब जो हैं वो एसएल को भी सेलें करते रहे हैं और जेसीईएल को भी सेलें करते रहे, राइट। पी ने, इस पेज पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, पेरेंट ने सब्सिडरी को भी सेल्स की हैं और जेवी को भी सेल्स की हैं। अच्छा, अब उन सेल्स का क्वांटम क्या बता रहा है सवाल कहता है जो सब्सिडरी को सेल्स की हैं वो 10 मिलियन की हैं और जो जेवी को सेल्स की हैं वो 20 मिलियन की हैं। ओके फाइन। कहता है इसमें से 2 मिलियन की इन्वेंट्री और 4 मिलियन की इन्वेंट्री ईयर एंड पे इनके पास पड़ी हुई थी, वर हेल्ड बाय एसएल एंड जेसीएल एट ईयर एंड। सारी इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई थी, तो क्लोजिंग पे अनसोल्ड कितना पड़ा हुआ है? 2 मिलियन का इसके पास पड़ा हुआ है और इसके पास पड़ा हुआ है 4 मिलियन का। ठीक, ओके। कहता है पीएल जो है वो कॉस्ट प्लस 25% पे गुड्स सेल करता है, कॉस्ट प्लस 25%, ये उसका स्टैंडर्ड प्राइसिंग की तरीका है। ओके फाइन। अच्छा, पहले तो वो बात कर लेते हैं जो चीज हमने पढ़ी हुई है, विच इज इक्विटी अकाउंटिंग। और इक्विटी अकाउंटिंग में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर पेरेंट ने एसोसिएट को सेल की हो, जेवी भी वही चीज है ना, एसोसिएट वाला अकाउंटिंग है सेम। पेरेंट ने एसोसिएट को सेल की हो तो हम क्या करते हैं, हम पेरेंट का प्रॉफिट में से उसको डिलीट करते हैं। आई थिंक यहाँ पे नंबर्स मैंने उल्टे कर दिए हैं, सही है ना? 10 20 2 4, ठीक। तो ये 4 है और ये 2 है, ऐसे ही। राइट, तो हम जो है वो एसोसिएट की जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम एसोसिएट में जब पेरेंट सेल करता है तो हम करते हैं P&L टू इन्वेस्टमेंट, राइट। हम कहते हैं जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है एट ईयर एंड, उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो रियलाइज्ड नहीं है, वो अनरियलाइज्ड। ठीक, और जिस एक्सटेंट तक वो अनसोल्ड है हम कहते हैं 4 मिलियन की टोटल सेल्स थी, टोटल इन्वेंट्री है उसके पास एंड पे पड़ी हुई, बट इसके ऊपर लगाएंगे 50% जो हमारा शेयर है, ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है? और इसके ऊपर लगाएंगे हम कि प्रॉफिट की रेशो क्या थी। 4 मिलियन तो टोटल सेल वैल्यू है ना उसकी, ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट कितना शामिल है, तो वो लगाने का तरीका है, अगर कॉस्ट प्लस हो तो वो लगाने का तरीका शायद आप को मालूम होगा, वो है 125/125। अब ये अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम तो आसान है, कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं एक सेल करता हूँ चीज़ 125 की और कॉस्ट प्लस 25% मैं चार्ज करता हूँ, तो सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है कॉस्ट इज़ 100, है ना, एंड प्रॉफिट ऑन सेल इज़ 25, ऐसे ही है ना? सीधा नज़र आ रहा है। अगर एक कॉस्ट प्लस 25% पे चीज़ बिकती है और इसकी सेल प्राइस है 125, तो सीधा नज़र आ रहा है आपको कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 25 है ना? आसान है। तो अगर किसी ने आपको सेल दी हो कि सेल इतनी हुई और आपसे कहे कि आप मुझे प्रॉफिट निकाल के बताओ कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप सेल को मल्टीप्लाई कर दो 25/125 से, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है ना? यानी कि 125 इंटू 25/125 इज व्हाट, 25। चेक कर लो बना के, है ना? तो बस वो सिंपल सी कैलकुलेशन लगा दी, अगर किसी के जहन में नहीं आई तो मैं वो भी सिखा दी। तो यहां से जवाब बनता है जी 0.4 मिलियन। तो P&L टू इन्वेस्टमेंट बनता है
आपके पास 0.4 मिलियन, ठीक है, 0.4 मिलियन P&L टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चूंकि इस सवाल में हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा ये इफेक्टिवली, ऐसे ही है ना। P&L में कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, हम सबको पता है, बट रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा इफेक्टिवली, ऐसे ही है। ओके फाइन, दैट इज फाइन एज वेल। अच्छा, हमने इक्विटी अकाउंटिंग में तो ये चीज पढ़ी हुई है, क्या क्या सब्सिडरी की अकाउंटिंग में भी ये चीज ऐसा ही स्टैंडर्ड ने कहा है? IFRS 10 ने क्या इसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट बताई है कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को बेचे तो क्या IFRS 10 कहता है कि इसी किस्म की कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनेगा जिसको डिलीट करना चाहिए? जवाब है यस, जवाब है यस, एग्जैक्टली वही। IFRS 10 कहता है जो अनसोल्ड पोर्शन है, बिल्कुल जैसे इक्विटी अकाउंटिंग में पढ़ाया था, उस पे उसी तरह अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अगर आप एसोसिएट को बेचो तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आता है, तो सब्सिडरी तो उससे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। क्या ख्याल है? राइट, अगर वहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की लॉजिक है तो यहां पर तो उससे ज्यादा तगड़ी लॉजिक है। तो IFRS 10 कहता है बिल्कुल यस, वैसे ही है, सेम उसी तरह। अच्छा, फिर 2 मिलियन पे कैलकुलेशन क्या बताता है? वो कहता है 2 मिलियन इंटू 100% इंटू 25/125। जवाब बनेगा मेरा ख्याल है 0.4। अच्छा, अब लोग परेशान होते हैं, वो कहते हैं भाई 100% कैसे? ये सब्सिडरी तो हमारी 100% तो नहीं है, ये तो 80% सब्सिडरी है हमारी। क्या ख्याल है ना? ये तो 80% है। IFRS 10 कहता है नहीं, ना 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 ना। वो कहता है एसोसिएट्स और जेवीज में तो IS 28 के मुताबिक आप शेयर लगा लें, ठीक है ना, शेयर लगा लें जो लगता है 50, 30, 35, 25 जो भी है। सब्सिडरी में कोई शेयर वाला चक्कर नहीं है, 100% एडजस्टमेंट होगी। आप पूछेंगे क्यों भाई, सब्सिडरी के साथ ऐसे क्या सुर्ख आपके पर लगे? जवाब है द वे वी अकाउंट फॉर सब्सिडरी, regardless of the fact that this is our 80% subsidiary, how much assets we will show in the balance sheet, पढ़ा हुआ है हमने, 100% assets. How much liabilities we will show in the balance sheet, 100% liabilities, पढ़ा हुआ है हमने बात। तो चूंकि अकाउंटेंट्स जो हैं वो सब्सिडरी के लिए अकाउंटिंग ये इख्तियार करते हैं कि वो 100% दिखाते हैं, लिहाजा जो एडजस्टमेंट अनसोल्ड की, अनरियलाइज्ड की होंगी वो भी 100% पर होंगी। पहली तो बात ये, आई होप दिस इज क्लियर। फिर दूसरी बात, ये हो गई पहली बात। फिर दूसरी बात भी बड़ी कीमती है, वो है इसका जर्नल। व्हाट विल बी दी डबल एंट्री टू अकाउंट फॉर दिस? व्हाट विल बी दी डबल एंट्री? अब एसोसिएट या जेवी में हम ये डबल एंट्री क्यों करते थे? अगर हमें इसकी लॉजिक पता है ना, तो हम सब्सिडरी की डबल एंट्री बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सुनिएगा, एसोसिएट या जेवी में हम ये डबल एंट्री इसलिए करते थे, हम कहते थे कि यार प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया अपने पास? सेलर ने। तो सेलर का प्रॉफिट रिवर्स कर दो, और चूंकि सेलर हम है तो उसका प्रॉफिट रिवर्स कर दो। यही लॉजिक थी। अगर सेलर एसोसिएट या जेवी हो तो हम उसका प्रॉफिट रिवर्स करते थे, SOPA में से जाकर एंट्री करते थे। यही लॉजिक थी। और इन्वेस्टमेंट क्यों कम करते थे? हम कहते थे यार असल में इन्वेंट्री ऑफ एसोसिएट या जेवी अफेक्टेड है,
एसोसिएट या जेवी के पास जो इन्वेंट्री पड़ी है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा वैल्यू की है, यही है ना। बट चूंकि वो हमारे पास इन्वेंट्री है ही नहीं, वो हमारी बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आती, तो हमारी बैलेंस शीट में क्या नजर आती है? इन्वेस्टमेंट। क्या ख्याल है, हमारी बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? इन्वेस्टमेंट। लिहाजा हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो सेलर का प्रॉफिट डेबिट कर दो, बायर का एसेट क्रेडिट कर दो, ऐसे ही है ना। और बायर का एसेट तुम्हारे पास नजर नहीं आता, लिहाजा हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर देते हैं। क्या ख्याल है, ये बायर ही हुआ ना। इस लॉजिक को जेन में रख के हम जरा सब्सिडरी की एंट्री प्रोसेस करते हैं। सब्सिडरी की एंट्री पता क्या होती है? सेलर का प्रॉफिट डेबिट कर दो, सो पीएनएल या रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कर दो सेलर की, ठीक है। और सेलर कौन है? पीएल, पेरेंट। और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दो बायर की, एसएल की इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को इन्वेंट्री लिखा है मैंने, और कर रहे हो, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा। पता है क्यों? इसलिए कि सब्सिडरी की इन्वेंट्री तो हमारे पास हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में नजर आ रही होती है। सब्सिडरी एसोसिएट या जेवी की तरह थोड़ी है कि जी बस इन्वेस्टमेंट नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। सब्सिडरी की इन्वेंट्री तो हमारे पास फाइनेंशियल्स में नजर आएगी, तो करेंगे फिर हम ये एंट्री। बात समझ आई? इसका मतलब है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस थर्ड बुलेट, दो जर्नल्स हैं जो प्रोसेस होने हैं। एक ये जर्नल है, एक ये जर्नल। देयर आर टू जर्नल्स विच नीड टू बी प्रोसेस्ड। एक पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट या रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेस्टमेंट, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेंट्री। यहां पर आई वुड एडवाइस कि आप 5 मिनट इसको पॉज कीजिए और तसल्ली से देखिए, क्योंकि एक नई चीज आपने पढ़ी है। नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि अनसोल्ड आइटम्स, अगर सब्सिडरी को कुछ बेचा और आगे कुछ अनसोल्ड रह गया, तो उस पे भी बिल्कुल वैसे ही जैसे एसोसिएट वाली एंट्रीज होती थी, वो वैसे ही होती हैं, सेम उसी लॉजिक पे। हाँ, 100% शेयर पे कैलकुलेट होती है और एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। लॉजिक वही है, लेकिन लाइंस थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। पॉज कीजिए, इसको देखिए, ठीक है जी। आई होप एंड अस्यूम आप सब ने इसको देखा है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं सवाल पर। सवाल का जो फोर्थ बुलेट है वहां तक हमने देखा है जी। फिफ्थ और सिक्स्थ बुलेट को अभी आप कैंसिल कर दीजिए। फिफ्थ बुलेट तो रेलेवेंट ही नहीं है, मॉडर्न स्टैंडर्ड्स यानी कि जो मौजूदा स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक नहीं है, चूंकि सवाल पुराना है, थोड़ा सा पुराने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है ये फिफ्थ वाला बुलेट, तो उसको तो डिलीट कर दीजिए सिरे से। सिक्स्थ बुलेट मॉडर्न स्टैंडर्ड से रेलेवेंट है, बट हमने चूंकि अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं कि इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल क्या होती है, ठीक है। तो हमारे साथ ये अगर वो दे भी देता कोई इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल तो खास रेलेवेंट नहीं थी। बहरहाल लिखा है कि देयर इज नो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, विच इज फाइन फॉर अस, ठीक है। फिर कहता है इट इज द पॉलिसी ऑफ पीएल टू वैल्यू द एनसीआई एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द सब्सिडरीज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। ये जो सेवेंथ बुलेट है, इसकी अंग्रेजी आपको अजीब सी लगी होगी पढ़ के, ठीक है, अजीब सी लगी होगी, राइट। ये अंग्रेजी जरा सामने रखें अपने और ये स्क्रीन देखें। आपको याद होगा जो हमने पिछला सवाल किया, उसके अंदर हमने क्या किया? उसके अंदर हमने गुडविल के अंदर इन्वेस्टमेंट लिखी 800 की, 740 जो है वो कैसे बनाया? उसमें शेयर कैपिटल था, रिटेन्ड अर्निंग थी और कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स थी, है ना। जो फेयर वैल्यू का डिफरेंस था वो था, फेयर वैल्यू डिफरेंस कह देते हैं, ऐसे ही है।
740 हमने बनाया। और फिर हमने एनसीआई कैसे निकाला? हमने एनसीआई ऐसे निकाला कि हमने 740 का 25% लिया तो एनसीआई बन गया 185। करेक्ट? यही साइंस लगाई हमने। अब ये जो 740 है ये क्या है? इस 740 को कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी के नेट एसेट्स या इक्विटी की बुक वैल्यू ले ली, फिर जो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस था वो उसमें ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी बन गया ना। क्या ख्याल है? और इस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी का 25% लगाकर हमने क्या बनाया? हमने एनसीआई बनाई। तो जब ये कह रहा है कि इट इज द पॉलिसी ऑफ पीएल टू वैल्यू द एनसीआई at its proportionate share of the fair value of subsidiaries identifiable net assets, उसका मतलब वो क्या कह रहा है? उसका मतलब वो कह रहा है कि जो जिस तरह आपने एनसीआई पिछली दफा बनाई थी ना पिछले सवाल में, वैसे दोबारा बना ले। बात समझ आ रही? आई मीन इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां ये चीज सवाल में क्यों लिखी है ये समझ लीजिए प्लीज, ये गौर से सुन लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? ये कि आईएफआरएस 3 के तहत एनसीआई को वैल्यू करने के, एनसीआई की इनिशियल वैल्यू निकालने के, शुरू की वैल्यू निकालने के एक्चुअली दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स, और कंपनी की मर्जी होती है वो दोनों में से जो मर्जी तरीका अपनाए। दो मेथड्स क्या है? सुन लीजिएगा। एक को आप प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड। अब आप समझ ही गए होंगे जो मेथड हमने पिछले सवाल में भी लगाया और जो इस सवाल में भी लगाने जा रहे हैं उसको प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड कहते हैं। ठीक? इसको पार्शल गुडविल मेथड भी कहते हैं। क्यों? आप आने वाले लेक्चर्स में समझ जाएंगे। इसको पार्शल गुडविल मेथड भी कहते हैं, ये इसका एक और नाम है। क्यों ऐसा कहते हैं, आने वाले लेक्चर्स में आप समझ जाएंगे। एक दूसरा मेथड भी होता है, उसे कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मेथड, या उसे फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं। अगेन क्यों कहते हैं फ्यूचर में आप समझ जाएंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा। प्रोपोर्शनेट शेयर में आप क्या करते हैं? आप नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू बनाते हैं, उसको जो शेयर होता है 25%, 20%, 30% एनसीआई का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास इनिशियल वैल्यू बन जाती है। हाँ या ना? राइट? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मेथड में आप क्या करते हैं? अगर सवाल में हो, बहुत से सवाल हमारे पास ऐसे हम करेंगे जिसके अंदर ये होगा। अगर सवाल में हो तो हम क्या करते हैं? सवाल में एग्जामिनर खुद डेटा देगा कि यार एनसीआई की अपनी फेयर वैल्यू क्या है। क्या? एनसीआई की अपनी फेयर वैल्यू क्या है। ये नहीं कि नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू को एनसीआई के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो ना। एनसीआई की अपनी फेयर वैल्यू क्या है। सवाल में एग्जामिनर ये डेटा देता है कंप्यूट करने के लिए, और हम उससे एनसीआई की अपनी फेयर वैल्यू बना लेते हैं। बहुत आसान है, या तो एग्जामिनर खुद ही बता देता है एनसीआई की इतनी फेयर वैल्यू। तो पता ये चला हमें कि भाई एनसीआई की इनिशियल वैल्यू को बार बार मैं बोल रहा हूं, इनिशियल वैल्यू को कंप्यूट करने के दो मेथड्स हैं। सबसीक्वेंट वाली चीज के लिए कोई दो मेथड्स नहीं है, एक ही मेथड है जो सिखाया। इनिशियल वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक को प्रोपोर्शनेट मेथड बोलेंगे, एक को फेयर वैल्यू बोलेंगे। और प्रोपोर्शनेट कौन सा होता है? वो जो हम अप्लाई कर चुके और जो इस सवाल में भी अप्लाई करेंगे। फेयर वैल्यू कौन सा होता है?
जिसमें एग्जामिनर एनसीआई की फेयर वैल्यू खुद बनाकर दे देता है। ठीक है जी। कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, इंशाल्लाह सवालात देखेंगे, उसमें सीखेंगे। मतलब ये नहीं अभी समझना कि यार ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मेथड तो इन्होंने सिर्फ बता दिया है तो कराया नहीं है अभी। बहुत से सवाल अभी हमने करने हैं, तो रिलैक्स। ठीक है, उसमें सीखेंगे फिर इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ेंगे ना। ठीक है, यहां पर इसको भी एक नजर पॉज करके जरा देख लीजिए तसल्ली से। और जी आई होप आप सबने इसको देखा तसल्ली से। ऑलराइट, सो हमने सवाल पूरा पढ़ लिया। सवाल की जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा है आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनानी है, बट हम सिर्फ बनाएंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बनाएंगे। हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बनाएंगे बिकॉज हमने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अभी सीखी ही नहीं बनानी कंसोलिडेटेड। हमने तो भी सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन सीखी है कैसे बनती है। तो आइए उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, डेफर्ड टैक्स टू बी इग्नोर्ड। जनरली ऐसा ही होता है सवालों में, डेफर्ड टैक्स इग्नोर हो रहा होता है ज्यादातर सवालों में, कुछ में होता है वो देख लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक, तो आइए इस सवाल को शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेप होता है सवाल को रीड करो। ठीक है ना, वो हमने कर लिया। सवाल को रीड करो, और आपने देखा हमने कितनी डेप्थ में जाकर रीड किया, कितनी डिटेल में जाकर रीड किया। ऐसे रीड करना होता है सवाल को, एक एक बात समझकर। दूसरा स्टेप होता है कि जो अवेलेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसका डेटा कॉपी पेस्ट कर लो, लाइन बाय लाइन डाल लो। अवेलेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे ही है। और तीसरा स्टेप होता है कि आपके पास जो भी अदर इंफॉर्मेशन है उसके जो मजीद फर्दर इंफॉर्मेशन है उसकी जर्नल्स, डबल एंट्रीज कर लो। यही है, यही सिखाए हैं 3 स्टेप्स। तो हमने पहला स्टेप कर लिया, सवाल को रीड कर लिया। आइए जो अब अवेलेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस हैं उनको लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं अपने पास। और से देखिएगा सब लोग प्लीज। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं पेज नंबर ऊपर जी। आप भी इसी तरह अपनी कॉपी पे पेज नंबर्स लिख लीजिए सो दैट बाद में आप कभी कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा सवाल सॉल्व हुआ है। पेज, सवाल का नंबर, पेज नंबर ऊपर लिखें, पेज 1। ठीक, फिर यहां लिखिए जी कंप्लीट। पहले कंपनी का नाम, कंपनी का नाम है पीएल। ठीक है ना, टाइटल दीजिए पेरेंट लिमिटेड। फिर लिखिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दिस डेट। ये 3 लाइंस, हर बच्चे को ये 3 लाइंस लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, चाहे प्रैक्टिस में करें चाहे एग्जाम में करें, 3 लाइनें लिखने से किसी का कभी टाइम जाया नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद शुरू करता हूं मैं। मैं अगर फॉर्मेट देखूं अपने सवाल का, तो जो उसमें बैलेंस शीट दी हुई है उसमें सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना जी। उन नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी। आप पूरा लिखिएगा प्लीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं कर रहा हूं 120 प्लस 40। जेसीईएल वाला पोर्शन ऐड नहीं करूंगा। ठीक है ना, मैंने अपना जहन हाजिर रखना है। जेसीईएल वाला पोर्शन क्यों ऐड नहीं करूंगा भाई, वो मेरा जेवी है, उसकी तो लाइन बाय लाइन एडिशन होती ही नहीं है। वो तो इक्विटी अकाउंटिंग होगी, एक इन्वेस्टमेंट नजर आएगी बस। क्या ख्याल है ना? ओके, सो पीपी मैंने लिख लिया 120 प्लस 40। इसका मतलब है आप अपने पास ये भी लिख लीजिए कि सिर्फ पीएल और एसएल को पूरा लिखना है एंड टू एंड, जेसीईएल नहीं लिखना सारा साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर नॉन करंट एसेट्स में मैं कुछ लाइनें छोड़ देता हूं।
मजीद 2 लाइनें एटलीस्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी गुडविल आनी है और आपका इन्वेस्टमेंट भी आनी है ना। उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट इन एसएल एट कॉस्ट। एसएल क्या है मेरी? एसएल इज माय सब्सिडरी। देखिएगा जी, मैं इसको पेज नंबर 3 पर लेके जा रहा हूं। पेज नंबर 1 और 2 पे मैं नीट एंड क्लीन करके अपनी बैलेंस शीट बना दूंगा, और पेज नंबर 3 पर मैं गुडविल की वर्किंग करने लगा हूं, विच इज माय वर्किंग 1 गुडविल। और गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट मेरी आ जाएगी, बजाय बैलेंस शीट पे लिखने के मैं गुडविल की वर्किंग में लिख लेता हूं 35 की। ठीक, पेज नंबर 3 पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट इन जेसीईएल एट कॉस्ट। जेसीईएल में भी एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जेसीईएल की इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? क्योंकि हम सवाल पढ़ चुके हैं तो हमें सारा पता है। जेसीईएल की इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? इट इज अ जेवी, राइट। पेज नंबर 4 पर मैं बना रहा हूं वर्किंग 2 रिटेन्ड अर्निंग्स। हम सबको पता है रिटेन्ड अर्निंग्स जो है उसकी एक वर्किंग बनती है। पेज 5 पर मैं बना रहा हूं वर्किंग 3 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हम सबको पता है एनसीआई की वर्किंग बनती है। और पेज नंबर 6 पर मैं बना रहा हूं एक और वर्किंग, वर्किंग 4। देखिएगा क्या, इन्वेस्टमेंट इन जेवी। अब आप सोचेंगे या सोच रहे होंगे कि यार 3 वर्किंग्स तो हमने देखी थी पिछले सवाल में, चौथी वर्किंग क्या है? बात यह है कि इस सवाल में एक जेवी भी है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करनी है, उसका बैलेंस क्या बनता है। और आपने इक्विटी अकाउंटिंग के दौरान पढ़ा हुआ है कि उसका बैलेंस हम एक वर्किंग के थ्रू बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ ओसीआई, ये वो लट्टम पट्टम, ये वो चीज बनने लगी है। यहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 1 मिनट कीजिए पॉज, और जो 6 पेजेस आपके सामने अभी तक नजर आए हैं, सिर्फ वर्किंग्स मैंने लिखवाई हैं, उनको देखिए एक दफा, ताकि आप साथ साथ जहन में आपके एक सांचा बन रहा हो कि यार ये सवाल कर कैसे रहे हैं हम। आई होप आप सबने इसको देखा, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल में। तो इन्वेस्टमेंट इन एसएल आ गया, फिर इन्वेस्टमेंट इन जेसीईएल जो है वो देखिएगा, मैं डायरेक्ट ये इन्वेस्टमेंट इन जेवी के अंदर लिख रहा हूं। कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन जेवी के अंदर डायरेक्ट ये लिख रहा हूं 25 मिलियन। देख रहे हैं आप, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जेवी में लिखा है। ठीक है, तो मेरी जो बैलेंस शीट है उसमें जो 2 लाइनें छोड़ी हैं ये क्या है? बेसिकली एक लाइन होगी गुडविल, एक लाइन क्या होगी? गुडविल, जो मेरी वर्किंग 1 से आएगी, और दूसरी लाइन होगी इन्वेस्टमेंट इन जेवी, जो कि मेरी वर्किंग 4 से आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम लिखेंगे जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है सवाल में? करंट एसेट्स में दिया हुआ है जी स्टॉक। स्टॉक भी 1+1 कर लेंगे, सवाल साथ साथ देखते रहे सब। 20 + 17 पीएल प्लस एसएल। फिर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, अगर मैं इसको करूं तो TAOR, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। ठीक है, सो आप जो है ना इसको काइंडली पूरा लिखिएगा, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स मैं लिख रहा हूं TAOR, और ये है 25 + 5। फिर कैश एंड बैंक,
जो कि है जी 3+1। ठीक, तो मेरी एसेट साइड तो मैंने पूरी उतार ली अपने पास तसल्ली से। आई होप आपने भी अपने पास उतार ली। फिर लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं, इक्विटी लाइबिलिटी साइड पे, दूसरी साइड पर इक्विटी साइड। इक्विटी में सबसे पहले है शेयर कैपिटल। ठीक है ना जी, और शेयर कैपिटल हमें पता है सिर्फ पेरेंट का लिखना होता है 50। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कहां लिखेंगे, कहां क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है ना। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कहां क्रेडिट करेंगे, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कहां क्रेडिट करते हैं जी, गुडविल की वर्किंग में, कैपिटल एट एक्विजिशन। आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो खैर दूसरी दफा देख रहे हैं, जब तीसरी चौथी दफा देखेंगे इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। तो ये कैपिटल एट एक्विजिशन, सब्सिडरी का आ गया 15 का। ठीक, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स हमें पता है हम वर्किंग बनाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, और हमें पता है हम उसकी वर्किंग का फॉर्मेट क्या रखते हैं, जो हमारे पास पेज 4 पर आ रही है। फॉर्मेट होता है सबसे पहले पीएल एट ईयर एंड, पीएल एट ईयर एंड, पेरेंट एट ईयर एंड, जो कि है 78, वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। और फिर एसएल एट ईयर एंड, जो कि सब्सिडरी है, वो इनर कॉलम में लिखेंगे, और वो बनेगी इनर कॉलम में 18। 78 जमा 18, तो रिटेन अर्निंग भी 1+1 कर ली। ठीक है ना जी। उसके बाद हमें पता है यहां पे हमने लिखना है इक्विटी एट्रीब्यूटेबल। इसके बाद जो लाइन आती है क्या आती है, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। फिर क्या आता है, एनसीआई है ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, पूरा लिखेंगे। वर्किंग 3 में, और फिर टोटल इक्विटी, राइट। एनसीआई की वर्किंग 3 और फिर टोटल इक्विटी। उसके बाद आपके पास आएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में उसने एक ही लाइन हमें बताई हुई है। कौन सी लाइन है जी नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लोन्स, उसको भी 1+1 कर लेंगे। 75 + 12, और फिर करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज का वो क्या कहता है, कहता है 25 + 18। ठीक है, तो मैंने पीएल और एसएल की, अगेन रिपीट कर रहा हूं, पीएल और सिर्फ एसएल की, इन दो एंटिटीज की कंप्लीट बैलेंस शीट उतार ली है। उतारते हुए मैंने उसको अपनी बैलेंस शीट में भी उतारा है, जो कि मेरी पहले 2 पेजेस पे चल रही है बैलेंस शीट, और उसको जहां जहां रेलेवेंट वर्किंग्स हैं, जिसकी लॉजिक मैं आपको पहले बता चुका पिछली एग्जांपल में कि क्यों इस वर्किंग में ऐसे लिख रहे हैं, वहां पर भी लिखा है। यहां तक आपकी कॉपी पे लिखा होना चाहिए। आप पूरे 6 पेज गो थ्रू करें और देखें कि क्या पीएल और एसएल के तमाम कॉलम्स, दोनों कॉलम्स के तमाम नंबर्स मैंने तसल्ली से उतार लिए हैं, कंप्लीट उतार लिए हैं। देखिए जरा 1 मिनट इसको। चलिए, आई होप कि आप सबने देखा है। इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो जो दोनों कॉलम्स हैं पीएल और एसएल के, वो तमाम मैंने उतार लिए हैं। मेजॉरिटी तो बैलेंस शीट में लिखे हैं 1+1 करके, थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो रेलेवेंट वर्किंग्स में लिखी हैं, जो कि हम हमेशा करेंगे, ऐसे लिखेंगे हमेशा। ठीक है जी। अब नीचे पढ़ना शुरू करते हैं। अब स्टेप 3 शुरू हो गया जी।
3 स्टेप्स बताया ना आपको बैलेंस शीट का सवाल करने के। पहला स्टेप बताया है रीड द क्वेश्चन, दूसरा स्टेप बताया है अवेलेबल जो बैलेंस शीट दी हुई है उसको लिखो अपने पास, अब उसका डेटा लिखो। फिर यह है कि जितनी फर्दर इंफॉर्मेशन है उसकी क्या करो, डबल एंट्री, उसकी क्या करो, डबल एंट्री। तो आइए उसकी डबल एंट्री करना शुरू करते हैं। अब यहां से मैं हर चीज डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट में करूंगा अपने जहन में, ठीक। आइए जरा शुरू करते हैं। आगे लिखा है जी, कहता है पीएल ओन्स 80% इक्विटी ऑफ एसएल which was acquired on 1st January 2009. So when was SL acquired? On 1st January 2009. अब मुझे पता है कि यार यहां पर मैं रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन लिखता हूं, ऐसे ही है ना, और साथ यहां पर भी वर्किंग 2 और वर्किंग 1 दोनों में रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन लिखा जाता है। एसएल की रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन ऐसे ही है। वो रिटेन्ड अर्निंग में से होगी डेबिट और गुडविल में जाके होगी क्रेडिट। क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है कि एसएल की रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन है क्या? ये तो सवाल में दिया भाई नहीं है। एसएल की रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन है क्या? थोड़ी सी अगर हम गौर से सवाल को देखें तो वो बन जाता है। कैसे? देखिए एसएल की रिटेन्ड अर्निंग एट ईयर एंड सवाल में दिया हुआ है। आप गौर से देखिएगा, सब लोग सवाल को, सवाल की तरफ देखिएगा और मेरी आवाज सुनिएगा। सब लोग सवाल सामने खोल लें। एसएल की रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन है 18, सॉरी एट ईयर एंड है 18, ठीक है। ये ईयर एंड के ऊपर उसकी रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है। साथ उसका इस साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है 8। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसकी दी हुई है ना, उसके अंदर उसका इस साल का नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट का लफ्ज लिखा हुआ है वहां पे, आप गौर करें। अब चूंकि इसे एक्वायर किए हुए सिर्फ 1 ईयर हुआ है, ओनली 1 ईयर, ऐसा है या नहीं? 1 ईयर हुआ ना इसको एक्वायर किए हुए, तो इसकी रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन क्या बनेगी? 10 बनेगी ना? क्या ख्याल है ना? ये करते हुए आपको थोड़ी दुश्वारी आई होगी, बट डोंट वरी। जाहिर है पहली बार कोई भी चीज करते हैं मुश्किल लगती है। पहली बार तो आपने 3 + 4 = 7 किया था, उस वक्त भी मुश्किल लगी थी जब आप बिल्कुल छोटे थे। अब आपको नहीं मुश्किल लगती, राइट? डोंट वरी। सो एसएल एट एक्विजिशन इज 10, और इस 10 का जर्नल हमें पता है। इस 10 को यहां डेबिट करना है रिटेन्ड अर्निंग में, क्रेडिट कहां करना है? गुडविल में। सो डेबिट क्रेडिट, जहन चलना ही ऐसे चाहिए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट गुडविल। अगर आपको मुश्किल होती है ना तो आप पॉज कर करके दोबारा सुन सुन के ये जर्नल्स दोहराया करें अपने जहन में, ठीक। सो डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट गुडविल, ये पहली बात होगी। आगे पढ़ते हैं। कहते हैं जेसीईएल एक जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है, जेवी है, फर्स्ट बुलेट ही पढ़ रहा हूं भी मैं, जिसमें शुरू से हमारा स्टेक है। इसका मतलब है जेसीईएल शुरू से हमारे पास है, ठीक है। सो जेसीईएल का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, क्या ख्याल है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेवी होगा ना या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो शुरू से हमारे पास है। इसका मतलब वो शुरू से लेके आज तक, ठीक है, वो कैलकुलेट किया जाएगा। बात समझ आ रही है ना? शुरू से हमारे पास होने का मतलब है शुरू से आज तक। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी इंटरेस्टिंग ऐसे है कि जेसीएल का शेयर ऑफ प्रॉफिट शुरू से आज तक अगर कंप्यूट करना है तो बहुत आसान है। आप सीधा सीधा जेसीईएल का, क्या जेसीईएल का
रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस देख लें। जेसीएल का रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है 28। जो जेसीएल का रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है उसके ऊपर आप अपना शेयर लगा लें, विच इज 50%। बात समझ रहे? जेसीएल का जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है उस पर आप अपना शेयर लगा लें। देखें, उसका जितना प्रॉफिट है आज तक का, वो तो उसने नहीं बताया हमें कहीं पे भी। उसने तो कहा शुरू से हमारे पास। इसका मतलब जितना उसका प्रॉफिट है वो रिटेन्ड अर्निंग में पड़ा है। आप रिटेन्ड अर्निंग पर 50% लगा लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बात समझ आ गई? इसका मतलब है जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट बन गया 14। अब जरा गौर से देखिएगा सब लोग, अगेन दोबारा डेबिट डेबिट क्रेडिट होगा। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट, यही होती है एंट्री। पीएनएल तो बन नहीं रहा, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। यहां लिख रहा हूं नीचे करके 3-4 लाइनें छोड़कर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेवी वर्किंग 4 में बनाया है 14। बात समझ आई? डेबिट इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन डेबिट क्रेडिट। सो मेरा जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी उसके नतीजे में ये दो छोटे छोटे काम हुए। क्या? मैं इसके साथ हल्का सा टाइटल कर लेता हूं इसको एज फर्स्ट। ये मैं सिर्फ दोबारा लिखने लगा हूं एसएल एट एक्विजिशन को, और कोई वो नहीं है। मैं छोटा सा इसका ऊपर टाइटल कर लेता हूं कि ये भी फर्स्ट एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है, ये भी फर्स्ट एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है, ये भी फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ हुआ है, और ये जो 14 लिखा है ये भी फर्स्ट। आपको लेबल करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी उसके लिए लेबल कर रहा हूं कि आपको याद रहे कि अच्छा फर्स्ट एडजस्टमेंट की वजह से ये किया है, सेकंड की वजह से ये किया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन। ठीक है, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं सेकंड इंफॉर्मेशन। कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में फर्क था दो चीजों का, इक्विपमेंट का 3 मिलियन, इन्वेंट्री का 2 मिलियन। मुझे पता है ये मैं गुडविल के साथ करता हूं ये एंट्री, ऐसे ही है ना? तो मेरी पीपी की फेयर वैल्यू का डिफरेंस है 3 मिलियन। इसका जर्नल होता है गुडविल क्रेडिट। यहां 3 लिखने से मुराद है गुडविल क्रेडिट। गुडविल कम हो गई बिकॉज ये इस यहां पे ये जो भी नंबर आ रहे हैं गुडविल में से माइनस हो जाते हैं। डेबिट व्हाट? डेबिट व्हाट? पीपी डेबिट 3। इसी तरह कहता है इन्वेंट्री भी 2 मिलियन से ज्यादा वैल्यू है। अगेन इन्वेंट्री डेबिट 2। क्रेडिट व्हाट? गुडविल क्रेडिट उसी तरह। टू सेम वही, पीपी और इन्वेंट्री को रिस्पेक्टिवली डेबिट किया, गुडविल को क्रेडिट किया, 3 एंड 2। फिर कहता है जो इक्विपमेंट है या पीपी है उसकी रिमेनिंग लाइफ है 3 इयर्स, और जो इन्वेंट्री है वो इस साल के दौरान सेल हो गई है। अब ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। इसका मतलब है कि जो सब्सिडरी ने डेप्रीसिएशन चार्ज की होगी अपने पास वो कम थी, वो ज्यादा होनी चाहिए थी। कितने से? 3 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स इनटू अभी तक कितने साल हो चुके हैं सिंस एक्विजिशन? 1 ईयर। राइट? हाँ या ना? डेप्रीसिएशन उसने कम चार्ज की हुई है। कितने से? 1 से। तो मैं 1 की डेप्रीसिएशन बढ़ा दूंगा, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। और जब रिटेन्ड अर्निंग डेबिट करूंगा तो क्रेडिट क्या करूंगा? डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन टू पीपी।
तो रिटेन्ड अर्निंग जब डेबिट होगी तो क्रेडिट क्या होगा? पीपी, डेप्रीसिएशन टू पीपी। इसी तरह कहते हैं इन्वेंट्री बिक गई, तो इन्वेंट्री का भी इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में कम चार्ज हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर देते हैं। 2 मिलियन थी ना इन्वेंट्री का डिफरेंस, कर दिया चार्ज 2। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट या रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, क्रेडिट व्हाट? इन्वेंट्री। रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेंट्री, डेबिट क्रेडिट। अगेन इसके साथ भी मैं लिख देता हूं कि जी ये सेकंड बुलेट का नतीजा है। ये सारे जो जर्नल्स हुए हैं सिर्फ आपको याद रहे इसलिए, ये सेकंड बुलेट का नतीजा है। राइट? और याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल इसलिए बढ़ी है कि सब्सिडरी ने जितने अपने पास इन्वेंट्री की बुक वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है, असल में उसकी बुक वैल्यू हमारे ख्याल में उससे ज्यादा है। तो जब वो इन्वेंट्री बिकी तो सब्सिडरी ने कम से कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट किया, हमारे ख्याल में उससे ज्यादा से डेबिट करना चाहिए था, तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दी। ठीक है ना जी? तो अगेन डेबिट क्रेडिट, इस लॉजिक पे हम चल रहे हैं और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। एक और बात का भी ख्याल रखा है मैंने स्पेसिफिकली, वो ये कि मैंने ये डेप्रीसिएशन की एंट्री और ये कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री इस इनर वाले कॉलम में की है। गौर किया आप सबने? ये बड़ी कीमती बातें हैं, इनर वाले कॉलम में, है ना? जबकि ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेवी है, ये किस कॉलम में गया है? ये आउटर कॉलम में गया है। चेक किया आपने? ये आउटर कॉलम में गया है। अब अगर ये आउटर कॉलम में गया है तो क्या रीजन है, और वो इनर कॉलम में गया तो क्या रीजन है? पता होना चाहिए हमें। ये दोनों एसेट सब्सिडरी के हैं, ये सब्सिडरी ने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किए सही, ये सब्सिडरी के प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में हुई है। और जो जेवी है वो पेरेंट का जेवी है, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट पेरेंट को मिलेगा, सब्सिडरी को तो नहीं मिलेगा, वो सब्सिडरी का जेवी तो नहीं है, पेरेंट का जेवी है, लिहाजा आउटर कॉलम में इसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है जी? तो सेकंड बुलेट भी हमारा हो गया। फिर पढ़ते हैं थर्ड बुलेट। थर्ड बुलेट में क्या लिखा है? थर्ड बुलेट में लिखा है जी कि जेसीईएल की इन्वेंट्री गलत वैल्यू पे रिकॉर्डेड है। अगर मैं समरी करूं थर्ड बुलेट की, तो वो ये है कि जेसीईएल की इन्वेंट्री 16 मिलियन पे रिकॉर्डेड है, हालांकि उसे 14 पे रिकॉर्ड होना चाहिए। बात की थी ना हमने यहां पे कि जी ये जो ये 16 पे रिकॉर्डेड है, ये वेटेड एवरेज है, इसको होना किस पे चाहिए था? 14 पे, जो कि फाइफो के मुताबिक बनता है। अब भाई हमने तो इस 16 को कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया, कहीं किया हमने इसको रिकॉर्ड? हमने तो इस 16 को कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 16 को दिखाया ही नहीं है। तो हमारे पास ये एडजस्टमेंट कैसे इनकॉर्पोरेट होगी? याद रखिए ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट एसोसिएट या जेवी की जो होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि उसकी इन्वेंट्री या उसके एसेट्स तो हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं होते, बट हां उनको रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। जरा देखिएगा ये जर्नल कैसे होगा, गौर से देखेंगे सब। पेज नंबर 6, वर्किंग 4 पर आ गया हूं मैं।
मैं करने जा रहा हूं चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू FIFO। अच्छा, ये चेंज होता कितना है? ये चेंज होता है 16 से 14 पर आती है, तो -2 का चेंज होता है ये। क्या ख्याल है ना? उसका 50% हम लेंगे। जाहिर है हम 100% तो नहीं रिकॉर्ड करते ना, हम तो अपने शेयर पे रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा शेयर है। तो ये होगा -1। क्या होगा? -1। और ये -1 दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा, इन्वेस्टमेंट में भी और रिटेन अर्निंग में भी। बेसिकली जैसे इन्वेस्टमेंट टू रिटेन अर्निंग किया ना हमने, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये उसका रिवर्स होगा, रिटेन अर्निंग टू इन्वेस्टमेंट, डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट, ले लीजिए, मैं रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देता हूं। चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू FIFO, वर्किंग 4 से आ रहा है -1। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्चुअली वो 14 नहीं बनेगा, वो 13 बनेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया इसने। ठीक है ना? आसान। डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। डेबिट क्रेडिट में चलता रहूंगा और मुझे गारंटी है, मुझे परेशानी भी नहीं है कोई, मुझे गारंटी है मेरी बैलेंस शीट बैलेंस रहेगी इंशाल्लाह। ठीक। सो ये है थर्ड बुलेट की का इंपैक्ट का इफेक्ट, -1 -1। ठीक है जी। ओके, ये भी आसान था। फिर हम आते हैं फोर्थ बुलेट के इंपैक्ट में, और वो हमने बड़ी डिटेल में एक पेज पर बनाया था। पहले उस पेज पर चले जाते हैं। फोर्थ बुलेट क्या था? फोर्थ बुलेट था कि जी पेरेंट ने सब्सिडरी को भी चीजें बेची हैं और जेवी को भी, और उसमें से जेवी के पास भी कुछ चीजें अनसोल्ड रह गई हैं और सब्सिडरी के पास भी। जो जेवी के पास रह गई हैं उसकी वैल्यू बनती है 0.4 मिलियन का अनरियलाइज प्रॉफिट। ऐसा ही है। और हमने एंट्री कर ली पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, एंट्री होनी चाहिए इसकी, या पीएनएल नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेस्टमेंट। क्या ख्याल है ना? और जो सब्सिडरी वाली है उसमें हमने कहा रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेंट्री एंट्री होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो एक की एंट्री बनती है रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेस्टमेंट और एक की बनती है रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेंट्री। चूंकि हम पहले इस पे बहस कर चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने उसी को रेफर किया। तो आइए वो दोनों एंट्रीज कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेस्टमेंट 0.4 से, देखिएगा गौर से सब लोग, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सेल टू जेवी, जो आपकी जेवी है, -0.4। डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, यहां पर भी मैं लिखूंगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सेल टू जेवी। सो डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री थी डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट इन्वेंट्री। आइए वो भी कर लेते हैं। डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सेल टू एसएल। ये तरतीब, ये इस चक्कर में ना काइंडली पड़ जाइएगा कि यार ये ऊपर क्यों लिखा है और ये नीचे क्यों लिखा है, कोई लॉजिक नहीं है। जहां मुझे बोर्ड पे जगह मिल रही है मैं लिख ही जा रहा हूं। ठीक है ना? तो जहां कॉपी पे जगह मिले लिख दें, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन सेल टू एसएल 0.4 मिलियन नेगेटिव। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, क्या क्रेडिट करना था ऑन सेल टू एसएल? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, व्हाट क्रेडिट? इन्वेंट्री क्रेडिट। यही पढ़ा हमने, तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर देते हैं साथ, इन्वेंट्री क्रेडिट।
तो रिटेन अर्निंग टू इन्वेस्टमेंट भी एंट्री कर ली, रिटेन अर्निंग टू इन्वेंट्री भी एंट्री कर ली। इसके साथ बुलेट लिख लेते हैं, बुलेट नंबर 4। इसी तरह यहां पर भी मैं इसके साथ बुलेट लिख रहा हूं, बुलेट नंबर 4, बुलेट नंबर 4। रिटेन अर्निंग की वर्किंग में भी दोनों बुलेट्स लिख लिए साथ उसके मैंने। इसी तरह पेज नंबर 6, इन्वेस्टमेंट की वर्किंग में भी बुलेट नंबर 4। यहां तक तसल्ली से इसको देखिए, तमाम बुलेट्स मैंने साथ साथ जो लिखे हैं, देखिए कि किस बुलेट के अगेंस्ट क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये सोचिए, ये सोचिए क्या कि ये जो दोनों एडजस्टमेंट्स हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली, जिसके साथ मैं स्टार लगा रहा हूं, ये और ये दोनों एडजस्टमेंट्स मैंने पेरेंट के कॉलम में, आउटर कॉलम में क्यों की हैं, सब्सिडरी के इनर कॉलम में क्यों नहीं की इसमें से कोई एडजस्टमेंट? इस पे जरा सोचिए। ठीक है जी, तो इसको यहां तक तसल्ली से देखिए और इस पे जरा सोचिए, 5 मिनट जरा इस पे पॉज कीजिए। अरे जी, आई होप आप सब ने इसको देखा है तसल्ली से। अच्छा, मजे की बात एक छोटी सी अर्ज करता हूँ। आई होप आपने ये भी सोचा है कि यार, जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है जो अभी हो रही है आउटर कॉलम में, यानी कि पेरेंट के प्रॉफिट्स में, वो इसलिए हो रही है कि पेरेंट सेलर था, लिहाजा पेरेंट ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, तो सेलर के प्रॉफिट्स में इन शॉर्ट एडजस्टमेंट होती है। अगर पेरेंट के बजाय फॉर एग्जांपल सब्सिडरी सेलर होता, अगर जो पीएल ने एसएल को सेल्स की हैं, अगर उसके बजाय क्या होता, एसएल ने पीएल को सेल की होती, तो क्या होता? तो क्या होता जी? तो यही एडजस्टमेंट, ये 0.4 की ये वाली एडजस्टमेंट किस कॉलम में होती? आउटर कॉलम में या इनर कॉलम में? इनर कॉलम में होती। होती सेम यही एडजस्टमेंट, होती यही एंट्री, रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेंट्री, सेम एंट्री, चाहे पेरेंट सब्सिडरी को बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को बेचे, सेम एंट्री होती है। नो डिफरेंस इन एंट्री। और जो होता है ना एसोसिएट और जेवी के केस में एंट्री में भी फर्क पड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम एंट्री होती है, चाहे सब्सिडरी पेरेंट को बेच रही हो। फर्क क्या पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि आप आउटर कॉलम में नहीं दिखाते इस एडजस्टमेंट को, आप किस कॉलम में दिखाते हैं? इनर कॉलम में। दैट इज इट, इतनी सी बात है बस। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर है। विद दिस एक्चुअली हमारा सवाल भी मुकम्मल हो गया। फोर्थ बुलेट के बाद तो कोई ऐसा बुलेट है ही नहीं जिसकी कोई एडजस्टमेंट्स हमने करनी हो। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप वर्किंग्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल गुडविल की वर्किंग को कैसे कंप्लीट करते हैं? पहले यहां बनाते हैं एक सब टोटल। क्या बनाते हैं? एक सब टोटल। यहां पर ये सब टोटल बन जाएगा 30 और इसको लिखते हैं एज नेगेटिव। ये है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इस सब टोटल का नाम है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। फिर यहीं पे साथ लिखते हैं एनसीआई, और एनसीआई की कैलकुलेशन है 30 का 20%। क्या ख्याल है? प्रोपोर्शनेट शेयर पे है ना एनसीआई, इधर ही लिखते हैं ना एनसीआई, साथ ही एनसीआई आ जाता है गुडविल की एडजस्टमेंट के अंदर ही, गुडविल की इनिशियल रिकग्निशन के अंदर ही एनसीआई भी रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, 6 का उसका जर्नल क्या है? डेबिट गुडविल, तभी ये 6 पॉजिटिव नजर आ रहा है आपको। डेबिट गुडविल, क्रेडिट एनसीआई। आइए जी, एनसीआई की वर्किंग में इसको क्रेडिट कर लेते हैं। पेज नंबर 5 पर वर्किंग 3 में इनिशियल वैल्यू जो कि वर्किंग 1 में बन के आ रही है, रुपीज इन मिलियंस 6, इनिशियल वैल्यू वर्किंग 1 से आ रही है 6। तो डेबिट गुडविल, क्रेडिट एनसीआई। ठीक, एज सिंपल एज दैट।
यहां से गुडविल बन जाती है हमारे पास 6 और 5 11, 11 की गुडविल आ गई। लिख लेते हैं जी ऊपर, गुडविल के आगे 11 लिख लेते हैं जी, रुपीज इन मिलियंस करके गुडविल के आगे 11 लिख लेते हैं। लें जी, ठीक है, फर्स्ट वर्किंग टोटल हो गई। पेज नंबर 3 हमारा कंक्लूड हो गया जी। आई होप इस पेज नंबर 3 पे आपको कोई एतराज नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आई होप। फिर पेज नंबर 4, अब इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? इसको कंप्लीट करने का तरीका है जी, ये सब टोटल बनाते हैं, सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी। -18 -10 -1 -2 बनता है 5। ये 5 सारा हमारा नहीं है, ये 5 80% हमारा है, 20% किसी और का है। किसका? एनसीआई का। तो माइनस करेंगे 1, यानी कि डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। यहां से जो अगर 1 माइनस किया मैंने, तो ये क्या बना? डेबिट रिटेन्ड अर्निंग हो गया ना? क्या ख्याल है? तो क्रेडिट कहां होगा? एनसीआई में, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एसएल, वर्किंग 2 से आ रहा है जी 1। ठीक, बेहतरीन। इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग में लिखेंगे यहां पे 5 - 1, पेरेंट को कितना मिलेगा? 4। तो यहां पे आपके पास सम हो जाएगा, सम टोटल हो जाएगा 78 + 4 -0.4 + 14 -1 -0.4, राइट। ये आपके पास 94.2 की वैल्यू बन जाएगी रिटेन अर्निंग्स की। आइए ये भी लिख लेते हैं ऊपर बैलेंस शीट में, वर्किंग 2 94.2, ये रिटेन अर्निंग आ रही है, यहां लिख लेते हैं 94.2। फिर थर्ड वर्किंग एनसीआई, ले जी वो ऑलरेडी बन गई है, इनिशियल वैल्यू भी उसकी आ गई है, सब्सीक्वेंट भी आ गया है, तो 7। और फोर्थ वर्किंग इन्वेस्टमेंट, वो भी तैयार है, 25 + 14 -1 -0.4 बनती है 37.6। तो आइए एनसीआई भी लिख लेते हैं ऊपर, और इन्वेस्टमेंट इन जेवी भी लिख लेते हैं बैलेंस शीट में जाके। एनसीआई इन्वेस्टमेंट इन जेवी 37.6 और एनसीआई 7.0। ठीक है ना जी? एंड दैट इज इट, दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअली। और आप मेरे से ज्यादा जल्दी फ्लिप कर सकते हैं, मैं तो स्लाइड्स फ्लिप कर रहा हूं ना आपस में, आपने तो पेज इधर उधर करने हैं अपनी कॉपी के। ठीक है ना जी? तो आइए वर्किंग्स हो गई टोटल, अब टोटल कर लेते हैं नंबर शंबर सारे। तो पीपी का टोटल बनेगा जी 162, ऐसा ही है। स्टॉक बनेगा 36.6, है ना। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल बनेंगे 30, कैश एंड बैंक बनेगा 4। क्या ख्याल है? ये बन जाएगी आपकी टोटल एसेट साइड। ठीक, इक्विटी लाइबिलिटी में आ जाते हैं। इक्विटी लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का नजर आता है 50। इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट का सब टोटल बना, यहां सब टोटल आपको पता है बनाना होता है 144.2 का।
टोटल इक्विटी का सब टोटल बना 151.2 का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बनी 87 की, और करंट लाइबिलिटीज बनी 43 की। ठीक है ना जी। यहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल बन गया, और दोनों साइड्स का टोटल अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड्स का टोटल 281.2 आपके पास आ रहा होगा इंशाल्लाह। बात क्लियर है? एंड दैट इज इट। इतनी सी बात है, इतनी सी चीज है। आपने देखा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हमने दो क्वेश्चंस किए, एक अपना सवाल, एक पुराना एग्जाम क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल सा था। मकसद था इस क्लास का आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का की वर्किंग्स सिखाना, उसका मेथड सिखाना कि एग्जाम में कैसे करते हैं, 1 2 3 स्टेप्स। ठीक है। अगर आपने इससे पहले कैफ लेवल पे आपके टीचर ने आपको कोई भी और मेथड पढ़ाया तो मेरी रिक्वेस्ट है, वो करवाते हैं टीचर अक्सर नेट एसेट समरी बनवाओ और इस किस्म की और वर्किंग्स, डिफरेंट तरीके की वर्किंग्स करवाते हैं। गुडविल की वर्किंग का फॉर्मेट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वो मत यूज़ कीजिए, आप प्लीज़ ये फॉर्मेट यूज़ कीजिए। वजह वजह ये कि मैं आपके सामने मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एवर भी करके दिखाऊंगा आपको इसी फॉर्मेट से, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि यस ये तो सॉल्व हो जाते हैं। ये फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट पे चलता है। ये बहुत मेथोडिकल है, ये बहुत आसान है, इससे मुश्किल सवाल करना भी आसान है। ठीक है जी। इस क्लास का होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपका ये जो 5-6 पेज बनते हैं, ये जो सारी वर्किंग्स बनती हैं, इनका रट्टा होना चाहिए आपके जहन में। वर्किंग 1 क्या है, वर्किंग 2 क्या है, वर्किंग 3 क्या है, कैसे डेबिट क्रेडिट, पेज पलटा, इधर डेबिट किया, फिर 2 पेज पलटे, इधर वापस क्रेडिट किया, डेबिट किया क्रेडिट किया, डेबिट किया क्रेडिट किया। समझ रहे? पेजेस को फ्लिप करना, वर्किंग्स में मनूवर करना, वर्किंग्स में घूमना, किस वर्किंग में क्या लिखना है, इन दो सवालों की मदद से आपने पक्का करना है अपने आप को। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर जी। थैंक यू वेरी मच।